हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस में 15 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सारे क्वेश्चन जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए तो आधुनिक व्यक्तिवाद मांग करता है समूह के लिए स्वतंत्रता की, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता की, या मध्यम वर्ग के लिए स्वतंत्रता की, या श्रमिक वर्ग के लिए स्वतंत्रता की। तो किसकी मांग करता है आधुनिक व्यक्तिवाद? तो आधुनिक व्यक्तिवाद और 19वीं सदी के व्यक्तिवाद में अंतर है। ठीक है, अंतर क्या है कि जहां 19वीं सदी का व्यक्तिवाद राज्य की तुलना में, जो 19वीं सदी का व्यक्तिवाद है, ठीक है, ये क्या करता है राज्य की तुलना में। ठीक है, राज्य की तुलना में ये जो 19वीं सदी का व्यक्तिवाद है राज्य की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। ठीक है, ये व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। कौन? 19वीं सदी का व्यक्तिवाद। ठीक है, तो आधुनिक व्यक्तिवाद और 19वीं सदी के व्यक्तिवाद में अंतर क्या है कि जहां 19वीं सदी का व्यक्तिवाद राज्य की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देता था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने में राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष, यानी जो राज्य के कार्य हैं वो थोड़े सीमित होने चाहिए। बहुत अधिक हस्तक्षेप जो है वो राज्य को व्यक्ति के कार्यों में नहीं करना चाहिए। और वहीं आधुनिक जो व्यक्तिवाद है, ठीक है, जो आधुनिक व्यक्तिवाद है, मॉडर्न जो व्यक्तिवाद है, ठीक है, तो आधुनिक व्यक्तिवाद व्यक्तियों के समुदाय तथा संगठनों पर अधिक बल देता है। ये किस पे बल देता है? समुदाय पर बल देता है। ठीक है, और व्यक्तियों संगठनों पर बल देता है। तो राइट ऑप्शन है समूह के लिए स्वतंत्रता की। आधुनिक व्यक्तिवाद किसी प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्ति पर निर्भर नहीं है कि व्यक्ति को सिर्फ महत्व दिया जाए। ये सभी समूह के लिए स्वतंत्रता की बात करता है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आधुनिक व्यक्तिवाद और 19वीं व्यक्तिवाद में अंतर। निम्न में से किस विचारधारा को पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहा गया है? उदारवाद, मार्क्सवाद, लोक कल्याणकारी राज्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक कल्याणकारी राज्य। तो 20वीं सदी के दौर में पूंजीवादी बाजार की जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकटों की जो थी बातें, तो गैर बराबरी और गरीबों का शोषण इस हद तक पहुंच गया था कि उदार पूंजीवाद का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया था, जो उदार पूंजीवाद था। ठीक है, और इस खतरे को टालने के उपाय के रूप में कल्याणकारी जो नीतियां थी उनका क्या हुआ? उनका उदय हुआ फिर। ठीक है, और राज्य का कल्याणकारी सिद्धांत उदार पूंजीवाद लोकतंत्र को मानवीय बनाने की बात करता है। और मार्क्सवादी जो विचारक हैं उनके उन विचारकों में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य उदार पूंजीवाद सामाजिक संरचना में क्या है? सुधार मात्र है। ये कहते हैं कौन? मार्क्सवादी विचारक। और क्रांति या मूलभूत परिवर्तन नहीं है, इसलिए वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहते हैं। ठीक है, पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहते हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहते हैं मार्क्सवादी। ठीक है, तो निम्न में किस विचारधारा को पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी कहा गया है? तो लोक कल्याणकारी राज्य को चौकी कहा गया है, पूंजीवाद के लिए बनाई गई चौकी। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस विचारक ने अभिजातवाद को मार्क्सवाद से जोड़ने का प्रयास किया? रॉबर्ट मिचेल्स, जेम्स बंटम, विलेंडो पैरेटो, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जेम्स बंटम। तो जेम्स बंटन ने विशिष्ट वर्ग या अभिजातवाद के संबंध में आर्थिक दृष्टिकोण या मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया है। ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया है इन्होंने। ठीक है, और जो है उसके अनुसार संभ्रांत जो है वर्ग है, कुलीन वर्ग है, सत्ता का आधार उत्पादन और वितरण के साधनों पर और उसके नियंत्रण और प्रभुत्व नीति। जो जो सत्ता है, ठीक है, वो उत्पादन, जैसा कि मार्क्सवादी मानते हैं, उत्पादन और सभी को समान वितरण। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? ये नियंत्रण में होने चाहिए। तो उनके वितरण के साधनों और उसके नियंत्रण के प्रभुत्व में निहित है, ये मानता है जेम्स बर्टन। तो अभिजातवाद को मार्क्सवाद से जोड़ने का इसने प्रयास किया है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है, दार्शनिक ने विश्व की व्याख्या की है जबकि प्रमुख प्रश्न उसे परिवर्तन करने का है। संबंधित उपरोक्त कथन किस विचारधारा से संबंधित? आदर्शवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, फांसीवाद, उदारवाद। फोर्थ क्वेश्चन का
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी वैज्ञानिक समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित है ये वैज्ञानिक समाजवाद, जिसमें जो सैद्धांतिक पहलू हैं और उसके साथ साथ जो व्यवहारिक पक्ष हैं उनको क्या किया गया है? अत्यधिक महत्व दिया गया है। ठीक है, उनको अत्यधिक क्या किया गया है? महत्व दिया गया है। ठीक है, और वास्तविकता जबकि यह है कि मार्क्स व्यवहारिकता को ही दर्शन की उपयोगिता की एकमात्र क्या मानते हैं? कसौटी मानते हैं। और इसलिए उसने कहा कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है, जबकि महत्वपूर्ण कार्य तो विश्व को बदलने का है, उसे परिवर्तन करने का है। तो राइट ऑप्शन है वैज्ञानिक समाजवाद विचारधारा से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स द्वारा रचित नहीं? फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, द होली फैमिली, दास कैपिटल। फिफ्थ क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। तो द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के जवाब में मार्क्स ने 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ठीक है, तो प्रूधो की पुस्तक है ये। किसकी पुस्तक है ये? प्रूधो। ठीक है, ये है प्रूधो की पुस्तक। लेकिन द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के जवाब में इसने एक मार्क्स ने भी पुस्तक लिखी थी, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी थी, और मार्क्स ने तर्क दिया कि सामाजिक संबंध किसी उत्पादन प्रणाली से जन्म लेते हैं, परंतु प्रूधो ने सारा क्रम उलटकर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि सामाजिक संबंध स्वयं उत्पादन प्रणाली को जन्म देते। क्या अंतर है कि प्रूधो कहता है कि क्योंकि जो किसी सामाजिक संबंध, मार्क्स कहता है कि सामाजिक संबंध किसी उत्पादन प्रणाली से जन्म लेते हैं, लेकिन प्रूधो इसने उलट दिया इस चीज को और ये कहता है कि सामाजिक संबंध स्वयं उत्पादन प्रणाली है, प्रणाली को ये जन्म देते हैं। ये कहा था किसने? ये कहा था प्रूधो ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, और इसी के जवाब में फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी के ही जवाब में 1947 में वो सॉरी 1847 में द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी थी। किसने? मार्क्स ने लिखी थी। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी ये है जो इसकी पुस्तक कार्ल मार्क्स की। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की, द होली फैमिली कार्ल मार्क्स की, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है पुस्तक इसकी कार्ल मार्क्स की, और राइट ऑप्शन है ये जो फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, ये है प्रूधो की पुस्तक। ठीक है, प्रूधो। चलिए, सिक्स क्वेश्चन है, मार्क्स का मत था कि अतिरिक्त केवल निम्न के उपयोग से उत्पन्न होता है? चर पूंजी, सतत पूंजी, कार्यरत पूंजी, उपरोक्त सभी। और सिक्स क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा चर पूंजी। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुसार वस्तुओं का सामान्य सामाजिक सारतत्व केवल क्या है? श्रम है, मेहनत है। और परंपरागत अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन के चार तत्व गिनाए गए हैं। कितने? चार। भूमि, ठीक है, श्रम, तीसरा है पूंजी, और चौथा है संगठन। ठीक है, क्या है चौथा? संगठन। ये तो भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन, ये जो है परंपरागत अर्थशास्त्र के अंतर्गत चार तत्व गिनाए गए हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। और मार्क्स के अनुसार, मार्क्स कहता है कि उसमें केवल श्रम ही ऐसा तत्व है, यानी जो श्रम है वही ऐसा तत्व है जो समाज के लिए मूल्य का क्या करता है? सृजन करता है। ये कहता है कौन? कार्ल मार्क्स कहता है। और श्रम को चर पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी के रूप में देखा जाता है। चर पूंजी या परिवर्तनशील पूंजी। और मजदूर को 4 घंटे की मजदूरी देकर 8 घंटे के बराबर काम कराकर पूंजीपति 4 घंटे के श्रम के बराबर अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है। यानी जो मजदूर वर्ग है उससे जो पूंजीपति वर्ग है, ठीक है, वो क्या करता है? वो उनसे काम तो 8 घंटे का कराता है, मार्क्स कहता है, लेकिन उसके पैसे कितने देता है? वो 4 घंटे के पैसे देता है। ठीक है, वो और जो श्रम के बराबर अतिरिक्त मूल्य क्या करता है? वो पैदा करता है। ठीक है, काम तो अधिक कराता है लेकिन पैसे आधे देता है, और काम डबल करता है और अतिरिक्त मूल्य उससे अपने लिए पैदा करता है। तो राइट ऑप्शन है चर पूंजी। श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपरिष्कृत किया? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। जो एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है दोनों ने मिलकर लिखी हुई है, और ये 1848 में लिखी गई थी। ठीक है,
और एक का नाम दे, चाहे एंजल्स का नाम दे, कार्ल मार्क्स, दोनों इसमें है। तो एंजल्स ने ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में, या लेनिन ने स्टैंड एंड रिवोल्यूशन में। श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपुरस्कृत किया है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लेनिन ने स्टैंड एंड रिवोल्यूशन में, क्योंकि लेनिन भी इससे कार्ल मार्क्स से जो है सहमत था। तो लेनिन ने मार्क्स की शिक्षाओं को व्यवहारिक परिस्थितियों पर इसने संशोधन किया और उसने सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की स्थापना के लिए साम्यवादी दल की वकालत की लेनिन ने। ठीक है, और साम्यवादी दल की वकालत की, और स्टालिन के अनुसार श्रमजीवी अधिनायक तंत्र का सिद्धांत लेनिनवाद का आधारभूत तत्व है। और लेनिन ने स्टैंड एंड रिवोल्यूशन में कहा कि यह तानाशाही एक ऐसी शक्ति है। इसने क्या कहा लेनिन ने इस बुक में कि ये तानाशाही जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो प्रत्यक्ष रूप से बल पर आधारित है। किस पर आधारित है? प्रत्यक्ष रूप से बल पर आधारित है। ठीक है, ये कहता है, और जो है बल पर आधारित है, और जिस पर कानून की कोई भी सीमाएं नहीं है, और इसके अंतर्गत पूंजीवादी तथा क्षुद्र पूंजीवादी वर्ग के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती और न ही उन्हें शासन कार्य में भाग लेने का अधिकार हो सकता है। ये स्टेट एंड रिवोल्यूशन में ये लेनिन ने कहा है। 8 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विचारक विकासवादी समाजवाद से संबंध है? काटस्की, बर्नस्टीन, जॉर्ज लुकास, एंजिल। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बर्नस्टीन। विकासवादी समाज के बारे में बर्नस्टीन ने अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर 1898, तो अक्टूबर 1898 अपने विचार व्यक्त किए तथा संशोधनवादी विचार दिए थे इसने। और विकासवादी समाजवादी के ये विचार ही फेबियनवाद, संशोधनवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, संसदीय समाजवाद, सामाजिक प्रजातंत्र आदि के क्या बने थे? उनके आधार बने थे। ठीक है, और इसी में विचारकों में बर्नस्टीन के अलावा और भी लोग थे, जो जोरेस और बेल्जियम के अनसीले, ये सब भी लोग थे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विकासवादी समाजवाद से संबंध है बर्नस्टीन। 9th क्वेश्चन है, फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। आक्रमण और अधिकरण, समाजवाद और साम्यवाद, स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद, उपयोगिता और प्रत्ययवाद। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद। तो फांसीवाद क्या है? प्रजातंत्र का शत्रु है। ठीक है, प्रजातंत्र का क्या है? शत्रु, दुश्मन। ठीक है, कौन? फांसीवाद। तो फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। राइट ऑप्शन स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद, यानी स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद इसका क्या है? वो विरोधी है। ठीक है, प्रजातंत्र का शत्रु है। व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करता है? ये कुचल देता है। आप जैसे जर्मनी का हिटलर और इटली का मुसोलिनी, ये सब फांसीवादी थे, और उसमें जनता की इच्छाओं का, जनता की तमन्नाओं की, जनता की स्वतंत्रता की कोई बात नहीं होती है। राज्य ही सर्वोपर होता है, राजा ही सब कुछ होता है। तो ये जो है जिसमें क्या होता है? राज्य क्या होता है? साध्य बन जाता है, साधन नहीं होता है। राज्य क्या होता है इसमें? फांसीवादी में राज्य साध्य बन जाता है। ठीक है, ना कि साधन होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? साधन कौन होता है? इसमें व्यक्ति साधन होता है। किसमें? फांसीवादी राज्य में। तो फांसीवादी में राज्य साध होता है, जबकि व्यक्ति क्या होता है? साधन, यानी व्यक्ति साधन होता है। राज हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, ना कि व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए राज्य का। तो यदि उदारवाद, प्रजातंत्र तथा व्यक्तिवाद के दो सिद्धांतों का मिश्रण है, तो फांसीवाद परंपरा जो है स्वेच्छाचारी या निरंकुश वार्तावाद और राज्य की पूंजी के दो विरोधी सिद्धांतों का मिश्रण है। तो राइट ऑप्शन सी। 10 क्वेश्चन, निम्न में से अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? हेयर प्रणाली, एकत्रित मतपत्र योजना, सीमित मतदान प्रणाली, द्वितीय मतदान प्रणाली। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हेयर प्रणाली। तो प्रतिनिधि सीमित मतदान प्रणाली, सामूहिक मत एकत्र और एकल मतदान प्रणाली, द्वितीय मतदान प्रणाली, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कार्यगत प्रतिनिधित्व है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया, आनुपातिक एवं अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया। थर्ड पॉइंट है, एक व्यवसायिक एवं कार्यरत प्रतिनिधित्व, और फोर्थ है सामाजिक खंड तक सीमित प्रतिनिधित्व।
और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन क्या इसका हो जाएगा? फूड। ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है। नेक्स्ट है, राजनीति दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी गई थी, बर्क, बेंथम, रूसो या हीगल? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्क द्वारा दी गई थी। तो राजनीतिक दल की परंपरागत या संगठन सिद्धांत की परिभाषा दी है बर्क ने, और उसके अनुसार राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है। ठीक है, जो राजनीतिक दल है वो क्या है? व्यक्तियों का समूह है, और जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर क्या होते हैं? एक दूसरे से सहमत होते हैं। ठीक है, और सहमत होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बातों पे, और सामूहिक प्रयत्न होते हैं, और राष्ट्रीय हित को क्या हुआ किया जाता है? प्रोत्साहित करने के लिए एकता का जो सूत्र है उसमें बंधे होते हैं, राष्ट्रीय हितों के लिए। और इस परिभाषा में दल व दबाव समूह में कोई अंतर नहीं किया गया है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, बर्क द्वारा। एक बार मैं फिर से परिभाषा बोल देती हूँ, राजनीतिक दल व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसके सदस्य सामान्य सिद्धांतों पर सहमत हों और सामूहिक प्रयत्न द्वारा राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहित करने के लिए एकता के सूत्र में बंधे हों। ठीक है, ये है इसका जो है परिभाषा बर्क ने, राजनीतिक दल की परिभाषा इसने दी है सर्वप्रथम बर्क। क्या आप सहमत हैं कि संविधान और संवैधानिक शासन एक ही है? बी है, संवैधानिक सरकार द्वारा संविधान का पालन अनिवार्य नहीं है। सी है, संविधान का अर्थ ही संवैधानिक है। और डी है, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन है। और इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है? यानी यह जरूरी नहीं कि जिस राज्य में संविधान है तो वहां संवैधानिक सरकार भी हो। संवैधानिक सरकार वह सरकार है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार क्या होती है? संगठित होती है, सीमित और नियंत्रित होती है। तथा जो व्यक्ति है, व्यक्ति विशेष के स्थान पर केवल विधि के अनुरूप होती है। ठीक है, यानी कानून तो विधि के अनुरूप संचालित होती है, विधि के द्वारा संचालित की जाती है। और हिटलर व स्टालिन के समय में जर्मनी व रूस में संविधान तो थे पर संवैधानिक सरकारें वहां पे नहीं थी। ठीक है, और जो है संवैधानिक सरकारें नहीं थी। जो सरकार स्वेच्छापूर्वकता के स्थान पर विधि के अनुसार अनुरूप संचालित हो वही संवैधानिक सरकार कहलाती है, यानी स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है संवैधानिक सरकार। इसका मतलब ये नहीं कि वो संवैधानिक सरकारें हों। ठीक है, तो संवैधानिक सरकार स्वेच्छाचारी शासन का क्या है? विलोम है, उसका उल्टा है। 14 क्वेश्चन है, कठोर संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता, आसानी से संशोधित होता है, विधायिका के 3/4 बहुमत से संशोधित होता है, विधायिका के 2/3 बहुमत से संशोधित होता है। और कठोर संविधान वो होते हैं जिनमें संवैधानिक व साधारण कानून में मौलिक भेद समझा जाता है, और इनमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन परिवर्तन के साधारण कानूनों के निर्माण से भिन्न जो है प्रक्रिया वो अपनाई जाती है। ठीक है, और जो साधारण कानूनों के निर्माण की प्रणाली से क्या होती है? थोड़ा कठिन होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है कठोर संविधान जो होता है। नेक्स्ट है, संविधानवाद का पाश्चात्य दृष्टिकोण आधारित है विधि एवं अभिसमयों पर, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, या एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर? कूट मिलान करेंगे और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 है, विधि अभिसमयों पर, विधि एवं अभिसमयों पर, और विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर। राइट ऑप्शन बी। ठीक है, तो हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।